हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि हमारा चल रहा था दृष्टि दोष। इसमें हम आपको थोड़ा बता दें, दृष्टि दोष में हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं पढ़े हैं तो कृपया पीछे पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक है, क्योंकि चीजें जब आप देखें, कभी भी जब आप पढ़िए तो बीच में से कोई चीज मत शुरू करिए। ठीक है, आप कभी भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप बीच में से स्टार्ट नहीं करिए। आप जहां से वो चीज, मतलब जो भी चैप्टर है या जो भी चीजें है वो स्टार्ट है, एक सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करिए ताकि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ सके। ठीक, तो चलिए, हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को पढ़ चुके थे। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम इसमें पढ़ेंगे अबिंदुकता। दूसरा इसमें जान रहे होंगे हम वर्णांधता के बारे में, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी चर्चा करेंगे। हम केवल ये नहीं बता के हटेंगे कि भाई लाल और हरे में भेद न कर पाए, उसको वो मतलब वो वर्णांधता है। तो इसमें चर्चा कर रहे होंगे कि वर्णांधता जो है लिंग संलग्न रोग है, और ये मेल और फीमेल में जैसे XX और XY होता है तो इसमें किस पर जाता है, तो ये सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तीसरा हम चर्चा करेंगे इसमें प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म, और एक चर्चा करेंगे हम पांचवा। अच्छा, इसमें तरंगदैर्घ्य आ जाएगा। ठीक है, जब हम आपको प्रिज्म बता रहे होंगे तो प्रिज्म से 7 कलर की लाइटें निकलती हैं, उसको कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, और उसमें हम अपवर्तन, तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इस लेक्चर में कवर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबिंदुकता। देखिए, अबिंदुकता एक्चुअल में है क्या? अबिंदुकता अबिंदुकता में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब समस्या ये कि क्षैतिज क्या है और ऊर्ध्वाधर क्या है। क्षैतिज कहा जाता है जो इस तरीके से लेटा लेटा हुआ है, और ऊर्ध्वाधर कहा जाता है जो खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसको कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर और इसको कहा जाएगा क्षैतिज। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, मतलब इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना। देखिए, ये क्षैतिज भी है और ये ऊर्ध्वाधर भी है। ठीक, तो जो अबिंदुकता से पीड़ित व्यक्ति होगा, लिखेंगे इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा देखने में, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा देखने पर समस्या होती है। मतलब या तो उसको क्षैतिज दिखेगा या तो उसे ऊर्ध्वाधर ही दिखेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देख पाएगा, मतलब किसी एक पे कंसंट्रेट कर सकता है, दोनों पे नहीं। ठीक है, मतलब से आपको दिख रहा होगा ना दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो उसको या तो ये ब्लर दिखेगा या तो ये ब्लर दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ रेखा देखने में समस्या होती है। ठीक, कारण क्या होता है? कारण यह है कि जो कॉर्निया है, ठीक है, उसमें समस्या होती है। कॉर्निया में कुछ समस्याएं आती है, मतलब उसका आकार क्या होता है, कुछ ढीला पड़ जाता है। ठीक है, या कॉर्निया में समस्या होती है। समस्या में आकृति गोलीय नहीं रहती है, आकृति गोलीय नहीं रहती है। ठीक है, जो कॉर्निया उसकी आकृति गोलीय नहीं रहती है। तो इसका निवारण क्या है भाई? इसका निवारण है कि हम बेलनाकार लेंस का यूज करें। आ रहा है इतना में, हम किसका प्रयोग करेंगे? बेलनाकार लेंस का। ठीक है, हाँ, आ तो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके का आप लेंस लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का हम लेंस लेंगे। ठीक है, बेलनाकार, सिलेंडर का शेप यही होता है। ठीक, इसी टाइप का है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। अबिंदुकता क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ नहीं दिखती है। कॉर्निया
का जो आकृति है वो क्या होता है, गोलीय रह जाता है, इसी कारण से दिक्कत होता है। इसका निवारण क्या है कि भाई हम बेलनाकार लेंस का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो अब इन लोग का हुआ समाप्त। अब हम चर्चा करते हैं वर्णांधता पर, जो कि आता भी है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। हम बढ़ते हैं वर्णांधता। समझिए, आप बायो में भी जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्रॉस कराने के लिए देगा। ठीक है, जब आप आनुवंशिकता नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्रॉस कराने के लिए देगा। ठीक है, कि संभावनाएं क्या होती हैं। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर बायो तो चल नहीं रहा है, ध्यान से देखिए। वर्णांधता, ठीक है, इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस नाम से स्पष्ट है कि कलर, ठीक है, रंगों का अंधापन। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस रंग, और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। ठीक है, तो जो भी इस दोष से पीड़ित होगा, लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरा रंग, ठीक है, कौन कौन सा रंग, लाल और हरा, लाल व हरा रंग देखने में समस्या होती है, देखने में समस्या होती है। ठीक है, मतलब वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाएगा, या ये भी लिख सकते हैं, या लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाएगा, वो विभेद नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इस दोष से जो पीड़ित होगा वो लाल और हरे रंग को देखने में क्या होगा, सक्षम नहीं होगा। ठीक है बात। अच्छा, ट्रैफिक लाइट का कलर क्या होता है भाई, रेड, येलो एंड ग्रीन, ग्रीन, हरा। ठीक है, रेड, येलो एंड ग्रीन। भाई ना तो लाल देख पा रहा है, ना तो हरा देख पा रहा है, दिक्कत है आपमें। तो इसको जो भी सिविल सर्विस वाले एग्जाम, मतलब जिसमें भी, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस का हो गया, या ये जो स्टेशन पर के झंडे दिखाते हैं ना, लाल लाइट वाला, वो रेड लाइट वाला, ठीक है, तो इसको यहाँ इस समय काम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, ठीक, रेलवे में, तो इस समय इनको काम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मतलब जहां पर भी लाल और हरे रंग को देखने में समस्या होगी और उस फील्ड में वो चीज मांगा जा रहा हो, ठीक है, तो उनको वो जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है बात, समस्या। ठीक है, अब समझते हैं कि वर्णांधता, मान लीजिए हमको है, या हमको है, या मान लीजिए हम अपना एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लीजिए कोई मेल है और कोई फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल है, मेल को वर्णांधता नहीं है, फीमेल को भी वर्णांधता, सॉरी, मेल को वर्णांधता नहीं है, फीमेल को भी वर्णांधता नहीं है, तो क्या बच्चे को वर्णांधता होगा? इस तरीके के सवाल को हम करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपसे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ठीक है, वर्णांधता में इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरा रंग देखने में समस्या होती है। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, लाल और हरे रंग को देखने, लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हम आपको पढ़ाए थे, जो आपको रेटिना पढ़ा रहे थे, तो दो तरीके की ये थी, कोशिकाएं थी, एक दंडाकार कोशिका और एक शंक्वाकार कोशिका। कलर के लिए कौन जिम्मेदार था, दंडाकार या शंक्वाकार, बताइएगा। ठीक है, चलिए बता दें, शंक्वाकार कोशिकाएं। ठीक है, तो जिनका भी वर्णांधता वाला लक्षण है, उनकी शंक्वाकार कोशिकाओं में क्या होता है, कोई समस्या हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो कलर को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया कि वर्णांध व्यक्ति को, अपने घुमा के पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछ लेगा ना, जैसे जो एग्जाम में देंगे, वर्णांध व्यक्ति को किन रंगों को देखने में सक्षम नहीं होता है, तो लाल और हरा, तो साफ साफ लिखा। अब घुमाकर के पूछ सकता है कि वर्णांध व्यक्ति की आंखों में, ठीक है, किस प्रकार की कोशिकाओं की समस्या होती है, किस प्रकार की कोशिका ढंग से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, जिनको वर्णांधता होता है उनमें ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है, तो शंक्वाकार कोशिका। ठीक है, इस तरीके से भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब समझते हैं वर्णांधता। ठीक है, तो कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। एक चीज याद रखिएगा, जो भी कलर ब्लाइंडनेस वाला है वो एक्स जीन पर रहता है।
ठीक है। वर्णांधता का जो लक्षण है वो किस पर रहता है, समझिए ध्यान से, ये एक्स जीन पर रहता है। सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस, सी लिखे, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, और ये एक्स किसका बता रहा है, ये एक्स बता रहा है जीन को, ठीक है। एक्स किसको बता रहा है, जीन को, ठीक है। अब समझिए बात, मान लीजिए कोई पुरुष है, ठीक है, उसका किसी महिला के साथ विवाह होता है, पुरुष एक्स वाई होता है, तो समझ लो ध्यान से, जो मेल होता है उसके लिए हम एक्स वाई दिखाते हैं, ठीक है, और जो फीमेल होती है उसके लिए हम एक्स एक्स दिखाते हैं। ऐसा क्यों, ध्यान से समझिए। देखिए जब हम गुणसूत्र की बात करते हैं, गुणसूत्र, ठीक है, तो ये होता है 22 प्लस 1, फीमेल में भी होता है 22 प्लस 1। ये 22 मेल और फीमेल में सेम होते हैं, मेल और फीमेल में क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ठीक है, समझ आ गया। और ये जो एक है, अगर वो मेल है तो उसको कहा जाएगा एक्स वाई, और ये जो लास्ट वाला इसका एक जोड़ा है, मतलब अगर ये फीमेल है तो इनमें होता है एक्स एक्स, ठीक है। लास्ट वाला जोड़ा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है बात, ठीक है। तो 22 जोड़ा दोनों में सेम है, ठीक है, समान गुणसूत्र है, और एक क्या है, गुणसूत्रों की संख्या डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट मतलब मेल में एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है, ठीक। तो हम इसी को पकड़ते हैं, बात समझ में क्या, मेल की पहचान कैसे करेंगे, एक्स वाई से करेंगे, फीमेल की पहचान कैसे करेंगे, एक्स एक्स से करेंगे। अब मान लीजिए किसी पुरुष का, ठीक है, किसी महिला के साथ विवाह हुआ, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत कहने का मतलब है कि न तो पुरुष मेल को, न तो फीमेल को वर्णांधता था, न तो मेल को वर्णांधता था, ठीक। तो ये जब एक्स एक्स के पास जाएगा तो एक्स और एक्स बनेगा, फिर यही वाला वाई के पास जाएगा तो एक्स वाई बनेगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई x में भी करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई y में भी करते हैं, लिखते हैं ना 2x प्लस 2y। तो उसी तरीके से यहाँ है, इस एक का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। फिर दूसरे वाले का, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x x बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x y बनेगा। मतलब अगर इनको वर्णांधता नहीं है तो इनके बच्चों में किसी को वर्णांधता नहीं होगा। एक्स एक्स किसको बताता है, फीमेल को, एक्स वाई मेल को, एक्स एक्स फीमेल को और एक्स वाई मेल को। कोई समस्या, ठीक है बात। तो अगर न तो माता पिता, न तो माता को वर्णांधता है न तो पिता को वर्णांधता है, तो दोनों में से किसी को वर्णांधता नहीं है तो उनके बच्चों को भी वर्णांधता नहीं होगा, ठीक है बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे समझिए, मान लीजिए, अच्छा एक चीज और समझिए, वर्णांधता इस एक्स गुणसूत्र पर होता है, तो फीमेल में तो 2 एक्स है, ठीक है, फीमेल में 2 एक्स है, तो अगर फीमेल में 1 एक्स पे वर्णांधता का लक्षण आता है ना, अगर फीमेल में केवल 1 एक्स पे वर्णांधता का लक्षण आता है, इसको कहा जाएगा वाहक। क्यों, क्योंकि वर्णांधता तब होगा जब इनके दोनों मतलब जब जो भी गुणसूत्र है पूरे एक्स पर वो हो जाए, कलर ब्लाइंडनेस वाला लक्षण आ जाए, ठीक है। लेकिन जब दोनों पे हो जाएगा तब इनको कहा जाएगा ग्रसित, तब इनको क्या कहा जाएगा, ग्रसित। देखिए सीधा बात है भाई, ये वर्णांधता किस जीन पर अटैक करता है, एक्स वाले पर। अगर एक पे अटैक करेगा तो वाहक, क्योंकि पूरी तरीके से तो नहीं कर पाया, एक पे करा है तो वाहक, लेकिन अगर दोनों पे कर दिया तो ग्रसित। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में तो एक्स वाई, मेल में तो एक ही एक्स गुणसूत्र है, तो अगर मेल में एक पर भी आ गया तो ये मेल हो जाएगा ग्रसित। क्यों, क्योंकि वाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मेल में अगर एक पर ही आ गया तो क्या हो जाएगा, मेल ग्रसित, ठीक है बात। चलिए तो अलग अलग कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, इसको मिटाएंगे तो वो चीज यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक। ये चीज आपके पास समझने के लिए है। अगर फीमेल में आ रहा है तो फीमेल क्या होंगी, वाहक। वाहक मतलब उनके प्रभावी रूप से वो लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों पे आ गया तो ग्रसित, मतलब वो लक्षण अच्छे से दिखेगा, ठीक है। एक्स वाई मेल में एक को पे आ गया तो क्या हो जाएगा, ग्रसित। ये दोनों है फीमेल के लिए और ये एक है
मेल के लिए। ठीक है, चलिए इसको रेस करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। तो अगर मान लीजिए दोनों लोग स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का भी एकदम स्वस्थ होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहां पर है? एक्स पर। ठीक है, चलिए समझिए। अब मान लीजिए अगर ये फीमेल है, ये मेल है, बारी बारी से आराम से करते हैं। मान लीजिए फीमेल जो है वो वाहक है, फीमेल वाहक है और ये स्वस्थ है, स्वस्थ। ठीक, तो ये x इस x के पास गया तो बना x, ये x इस y के पास गया तो बना xy, ये x इस x के पास गया तो बना xcx, लेकिन ये x जब इस y के पास जाएगा तो बनेगा xcy। मतलब ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये दोनों तो स्वस्थ होंगे। ठीक है, हेल्दी। ये जो है फीमेल है, तो फीमेल पे अगर एक पर आता है तो वो क्या बनती है? वाहक। लेकिन मेल पे अगर एक पे भी आ गया तो क्या हो जाएगा? ग्रसित। ठीक है बात। तो संभावना कुछ भी हो सकती है। अगर लड़का हुआ तो लड़के का चांस है 50-50, या तो वो स्वस्थ भी हो सकता है या वो ग्रसित भी हो सकता है। और फीमेल हुई तो फीमेल का चांस 50-50 है, या तो वो हेल्दी होगी या तो वो वाहक होगी। ठीक है बात, आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए फीमेल अगर ग्रसित हुई और मेल स्वस्थ हुआ तब क्या होगा? XCX XCY XCX XCY। ठीक है, तो ये जो है ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक, तो मेल जो होंगे ये तो वाहक हो जाएंगी। तो 50 जो फीमेल होंगी, अगर उन बच्चों में अगर उनके फीमेल हुई, पुत्री हुई तो वो तो बन जाएंगे वाहक, लेकिन जो मेल होंगे वो होंगे ग्रसित। तो अगर मेल हुए तो 100% चांस है कि वो ग्रसित होंगे, फीमेल हुई तो 100% चांस है कि वो वाहक होंगे, क्योंकि या तो ये होंगी या तो ये, और दोनों वाहक है। ठीक है, और मेल में तो दोनों क्या हो जाएंगे? ग्रसित। ठीक है बात, वही समझा रहे थे कि अगर मेल में एक पर भी आएगा तो वो ग्रसित होगा, और फीमेल में एक पर भी आएगा तो वो वाहक हो जाएंगे। ठीक है, समझिए बात को। बहुत लोग को वाहक और ग्रसित में अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक बार ध्यान सुनिए। वाहक मतलब से मान लीजिए हमको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो अगर हम ग्रसित होंगे तो हमको 100% समस्या होगी, लेकिन अगर वाहक है तो हमको समस्या नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आएगा? मतलब वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में समस्या उत्पन्न करेगा, लेकिन हमको अगर हम वाहक है तो हमको उतना समस्या नहीं होगा। हाँ, आगे आने वाली पीढ़ी को समस्या होगा, लेकिन जो ग्रसित है उसको अब समस्या होगा। ठीक है, जो ग्रसित हो गया उसको समस्या होगा, लेकिन वाहक को समस्या उतना नहीं होगा। एक चीज और सोच सकते हैं, वाहक। ठीक है, वाहक मतलब जो ले जाए। तो अगर जो फीमेल है, फीमेल पे अगर आ गया तो ये दूसरे में लेकर चली जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में गया? ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वाहक का काम करती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है फीमेल। अगर उनके पास है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो देखिए ये तो वाहक थी ना, तो वाहक थी तो पुरुष में क्या कर दी? पुरुष को ग्रसित कर दी, तो ये पहुंचा देती है दूसरे में। ठीक है बात, उनको खुद दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे में पहुंचा सकती है। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है वाहक, और इसको तो ग्रसित ही कहा जाएगा क्योंकि ये तो ग्रसित हो ही गया है। ठीक है बात, चलिए। अब हो सकता है फीमेल स्वस्थ हो, फीमेल क्या हो? मेल ग्रसित हो और मेल भी ग्रसित हो, ये भी संभावना हो सकता है। ऐसा होगा तो क्या होगा? अब जो फीमेल होंगी वो ग्रसित होंगी और जो मेल होंगे वो भी ग्रसित होंगे। ठीक है, फीमेल मेल, फीमेल मेल। तो अब देखिए फीमेल भी ग्रसित है दोनों, ठीक है, और मेल भी ग्रसित है। तो ग्रसित 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 और ग्रसित, समझ में आ गया? तो अगर दोनों को दिक्कत है, दोनों अगर ग्रसित है, मतलब ये भी ग्रसित है और ये भी ग्रसित है, तो
चांस है, सॉरी, तो क्या होगा, जितने भी स्त्री या पुरुष होंगे, जो भी बेटा या बेटी होंगे उनके, वो सभी ग्रसित होंगे। थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, 3 हो गया। अब मान लीजिए फीमेल वाहक है और मेल ग्रसित है, ये भी हो सकता है, फीमेल वाहक हो और मेल ग्रसित हो। जैसे यहाँ पर देखिए फीमेल वाहक हो और मेल ग्रसित है, तब क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से, XY XCY। तो एक बेटा और एक बेटी ग्रसित होंगे, ये बेटी है ग्रसित, ये बेटा है ग्रसित। एक बेटी वाहक होगी और एक बेटा एकदम स्वस्थ होगा, ठीक है, मतलब इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आ रहा है नीचे तक, आ रहा है, ठीक है, ठीक है बात। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब ग्रसित वाला भी हो गया, ये भी हो गया। फीमेल स्वस्थ हो और मेल ग्रसित हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर फीमेल स्वस्थ है और मेल ग्रसित है, ये भी हो सकता है। तब क्या होगा, तब होगा ये जो बेटा होगा वो स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, हेल्दी, लेकिन जो बेटी होगी वो वाहक होगी, मतलब इसको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये वर्णांतता के कैरेक्टर को, लक्षण को आगे वाली पीढ़ी में पहुंचा देगी, ठीक है बात, ये चीज होता है, ठीक। तो इतना कंडीशन हो सकता है, 1 2 3 4 5 और एक दोनों स्वस्थ वाला, ठीक है, तो 6 कंडीशन बन सकता है। अच्छा, स्वस्थ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दिक्कत 5 6 कंडीशन है, ये सभी कंडीशन कहीं कहीं अप्लाई हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था वर्णांतता, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब आप क्रॉस कराएंगे जैसे शुद्ध बौना शुद्ध लंबा, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा 2 टॉपिक था जो होता है समाप्त, एक वर्णांतता और एक क्या था हमारा अबिंदुकता, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन, छोटा टॉपिक है, अब सब छोटा छोटा टॉपिक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसमें से सब, इसको भी हम समझ रहे होंगे, ठीक है। एकदम थोड़ा सा रुकिएगा, हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन होता क्या, सबसे पहले समझते हैं इसको। देखिए, वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण हैं, सबको पता है। तो जब लाइट आता है तो उन धूल के कणों से टकरा करके फैल जाता है, ठीक है, उन धूल के कणों से टकरा करके क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक। तो प्रकाश का वायुमंडल में धूल के कणों से टकरा करके फैलने को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन, ठीक है। कुछ समस्या, प्रकाश का वायुमंडलीय कणों से टकराकर फैलने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक। जैसे लाइट आया, यहाँ पर धूल की कण है, इसे टकराया, ऐसे 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 करके फैल गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रकीर्णन लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात मतलब लैम्डा की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती, 2 साइन होता है। अगर ये सीधा सीधा रहता, अगर मान लीजिए ए बी है, सीधा सीधा है, तो इसको समानुपाती, इसी साइन को समानुपाती कहते हैं। लेकिन अगर ये अपोजिट है, जैसे ए बाई बी कर रहे हैं,
तो अब इसी साइन को व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रहिएगा कि इसी साइन को समानुपाती और इसी साइन को व्युत्क्रमानुपाती बोला जा रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, समान अनुपाती मतलब समान अनुपात में। ठीक है, समानुपाती कहने का मतलब होता है समान अनुपात में। समानुपाती मतलब समान अनुपात में, मतलब ए समानुपाती बी, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम के अनुपात में। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा या ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। तो और जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा और जितना ये घटेगा उतना ये बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? उल्टा चलता है इसमें, इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं और ऊपर वाले को समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो साइंस से कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बहुत लोग रहते हैं। देखिए प्रकीर्णन लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसे मान लीजिए ये बना दे। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, नीचे वाला गर्त होता है। जैसे ये जो सबसे नीचे का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो गर्त होता है और सबसे ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए ये सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है, लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रकीर्णन बढ़ेगा, प्रकीर्णन अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका तरंगदैर्ध्य कम हो रहा होगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी हम चर्चा करेंगे इस बात पर। ठीक है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे तुरंत। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम पहले प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, प्रिज्म का आप लोग को सूत्र नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो रहने दीजिएगा, उसको मत पढ़िएगा। अगर बन भी रहा होगा तो जब अनसॉल्व कराया जाएगा तो उसमें आएगा तो हम करा देंगे। ठीक है, वैसे बनता नहीं है। ठीक है बात, चलिए पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए, वर्ण कहने का मतलब होता है रंग से या कलर से। वर्ण का मतलब होता है कलर या रंग। विक्षेपण मतलब होता है बट जाना। ठीक है, वर्ण मतलब कलर, विक्षेपण मतलब होता है बढ़ जाना। रंगों का बढ़ जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। रंगों का बढ़ जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है बात। तो होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, तो प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, क्या कराते हैं, प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो होता क्या है कि वो व्हाइट लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसा आप इंद्रधनुष का रंग देखे होंगे, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, श्वेत, नारंगी। ठीक है, अच्छा पोएम में भी पढ़े होंगे। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना या बढ़ जाना। विभक्त हो जाना या बढ़ जाना, विभक्त हो जाना या बढ़ जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण माने कलर, विक्षेपण माने बढ़ जाना। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण मतलब होता है रंगों का बढ़ जाना। तो प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लिखा है प्रिज्म से श्वेत रंग पास करने पर वह 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है, ये प्रिज्म है, जो किरण जाती है उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इसका परावर्तन होता है, सॉरी अपवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर देखिए आप इसको 90 डिग्री पे अभिलंब खींचेंगे, या विलंब है तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर जा रहा है, दूर नहीं भाग रहा है, अभिलंब की ओर जा रहा है। ठीक, तो इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन। और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल डालते हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से लाइट बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आपतित किरण, यह है हमारी अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो रहा है और ये बाहर निकल गई तो इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत माने होता है निकल जाना, निर्गत किरण, ठीक है, बाहर निकलना, निर्गत किरण, ठीक है बात। आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ठीक है। तो जब ये किरण बाहर निकलती है तो यही 7 रंगों में बटती है। कितना बात समझ में आ गया? ये आपसे बनाने के लिए नहीं देगा, बच सकता है न तो आपसे कहेगा भाई यहाँ पर प्रिज्म कोड है उसको दिखाओ, ये सब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। तीन किरण समझ में आ गया कि कौन क्या है? आपतित। यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, देखिए अभिलंब की ओर जा रहा है, इधर ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर जा रहा है, ठीक है। ये दूर भी जाता तब भी होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अच्छा क्यों जा रहा है? क्योंकि अंदर का माध्यम सघन है और बाहर का माध्यम विरल है, तो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? पास ही तो जाएगा, अभिलंब की ओर जाएगा। और लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से क्या होने लगेगा? दूर भागने लगेगा, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है बात। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझाए आप लोग को, ठीक है बात। तो विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर, सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर, ठीक है। और जब यही निकलता है प्रिज्म में से तो यही 7 रंगों में बढ़ जाता है। अब इसको अच्छे से बना देते हैं, अब हम नाम नहीं लिखेंगे, केवल बांट करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया प्रिज्म, गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसको याद कैसे करेंगे? बैजनी हपीनाला या विब गियोर, VIB, दूर दूर बनाए। अच्छा इसको इरेज कर दे, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब जितने प्रकार से क्वेश्चन आता है, जो भी बन सकता है, हम सबको देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म। याद करने का ट्रिक, सारी चीज को ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, VIBGYOR, विब ग्योर, ठीक है, विब ग्योर। तरीका कैसे है याद रखने का? इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। VIBGYOR, इसको कहा जाता है वॉयलेट, ठीक है। इसको कहा जाता है इंडिगो, ये है आपका ब्लू, ये है आपका ग्रीन, हरियर, ये है आपका येलो, पीयर, ये है आपका ऑरेंज और ये है आपका रेड। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। या इसको कहते हैं बैगनी हपीनाला, ठीक है। बैगनी, बैगनी, जामुनी, नीला, ठीक है। देखो बहुत से बैगनी, वायलेट को बैगनी कहते हैं, इंडिगो को जामुनी कहते हैं, ब्लू को नीला कहते हैं, ठीक है। हपी मतलब हरा, हरा, ग्रीन मतलब हरा, पी माने पीला, हपी, ठीक है। नारंगी, नारंगी, ऑरेंज, और ये हो गया लाल, ठीक है। तो सबका पहला वर्ड उठा लीजिए, बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका याद करने का तरीका। अब समझते हैं कि इसमें अगर हम बात करें कि भाई किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, किसका अपवर्तन सबसे अधिक, किसका अपवर्तन सबसे कम, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक और किसका प्रकीर्णन सबसे कम, यही सारी बातों को हम अब देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल करा देंगे निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष पर, ठीक है। हालांकि वो भी उतना नहीं आता है, और एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हम प्रिज्म पर भी करा देंगे, ठीक है बात। चलिए कितना नोट करिए फट से। चेंज कर दे रहे, ठीक है। या इसको पानी दे दे रहे, थोड़ा पानी इसको पिला रहे। तो सोचते रहिए जो आप पढ़े हैं, तो पीछे एक बार नोट्स निकाल कर
रिवाइज कर लीजिए। चलिए ध्यान समझेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन से बन सकता है कि भाई किसका परावर्तन सबसे अधिक है, किसका परावर्तन सबसे कम है। ये बन सकता है कि किसका प्रकीर्णन अधिक है, किसका प्रकीर्णन सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो भी एमसीक्यू में पूछे जाएंगे 1 नंबर में। एग्जैक्ट याद है तो याद है, नहीं तो गया। ठीक है बात, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना। तो जो वॉयलेट है और इंडिगो है, देखिए जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ऐसा समझिए पहले, बी आई बी जी वाई ओ आर, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, प्रकीर्णन कम होता है। दूसरा बात, नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपवर्तन भी कम होता है। जैसे सबसे अधिक अपवर्तन आपको वॉयलेट का देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपवर्तन कम होता जाएगा। जिसका प्रकीर्णन कम है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य ज्यादा कहने का मतलब है कि वो लाइट बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए रेड लाइट का ही यूज किया जाता है। जैसे खतरे उतरे की निशानी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेड लाइट का, ताकि वो दूर तक दिखे। ठीक है, येलो लाइट का यूज करते हैं ताकि कोहरे वोहरे में वो दिख जाए। ठीक है बात, इसलिए तो ये चीज होता है। अब हम आपसे बताते हैं ये सारी चीजें होती क्या है। देखिए समझिए वैसे आपको इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है, जो बोलते हैं नीला है। ठीक है, लेकिन वॉयलेट और इंडिगो को जो मिलाएंगे तो जो आसमान का रंग होता है उस तरीके का स्काई रंग हो जाएगा, स्काई का कलर। ठीक है, तो भाई पूरे स्काई का कलर वैसा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाने पे कलर वैसा है। जब आसमान से धरती पर कुछ लाइट आती है, ठीक है, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, बहुत सारी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सबसे अधिक फैलती है, ठीक है, मतलब जिस लाइट का फैलाव सबसे अधिक होता है वही हमको दिखता है। ठीक है बात, समस्या। चलिए बात कर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन था कि भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, मृग मरीचिका क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पहले थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, वरना सारे आपको अपवर्तन और प्रकीर्णन के ये अनुप्रयोग में सारी चीजों को पढ़ना था। ठीक है, कि हमको कहाँ कहाँ चीजें अप्लाई कहाँ पर होती है सारी चीजें। ठीक है, बारी बारी से समझते हैं। देखिए अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले पहला प्रश्न हो सकता है, पहला प्रश्न पूछ सकता है कि भाई किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। दूसरा हो सकता है किस रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूसरा पूछ सकता है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तन अधिक होता है। और दूसरा हो सकता है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। थर्ड ये पूछ सकता है, देखिए प्रकीर्णन अपवर्तन, पहला प्रकीर्णन दूसरा अपवर्तन। तीसरा ये पूछ सकता है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान समझिए।
तो प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। भाई कौन सा लाइट सबसे अधिक फैलता है? सबसे अधिक वायलेट फैलता है, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? वायलेट। ठीक है, वह है वायलेट लेकिन नीला से, सॉरी लाल से। ठीक है, तो इसका प्रश्न हो जाएगा वायलेट, VIOLET वायलेट। स्पेलिंग गलती होगा तो देख लीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? भाई कौन सा लाइट सबसे कम फैलता है? रेड लाइट सबसे कम फैलता है, इसीलिए तो दूर से दिख जाता है। मान लीजिए रेड लाइट फैल जाता, ठीक है, फैल जाता। रेड लाइट अगर फैल जाता तो हमको दूर से तो दिखता ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो फैल चुका है। भाई दूर से दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि वो फैला नहीं है। ठीक है, दूर से दिख रहा है इसका मतलब यह है कि वो फैला नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रेड, लाल। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तन मतलब सबसे अधिक झुका कौन है? वायलेट। और सबसे कम झुका हुआ कौन है? रेड। ठीक है, ऐसे। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? तरंगदैर्ध्य किसका सबसे अधिक है? तरंगदैर्ध्य उसका अधिक होता है जो फैलता कम है। तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होगा? जो कम फैले। तो कम कौन फैल रहा है? लाल। तो सबसे अधिक हो जाएगा इसका जवाब लाल। और सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्ध्य उसका होगा जो ज्यादा फैले, तो वायलेट। ठीक है, ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ हम इसमें बदलाव करेंगे। हम आपको 3 देंगे, उसमें आपको उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें बोल सकता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, या प्रकाश के प्रकीर्णन को घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा आप क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सेंड भी कर सकते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कर देंगे समाप्त। ठीक है, दैट्स समझिए। देखिए, मान लीजिए हमको 3 प्रश्न दिया। प्रश्न क्या दिया है? 3 प्रश्न में मान लीजिए 3 कलर दे दिया। पहला दिया है ग्रीन, दूसरा दिया है ब्लू, और तीसरा दिया है ग्रीन, ब्लू, और एक दिया है ऑरेंज। और हमसे बोल रहा है कि इसको प्रकीर्णन के बढ़ते और घटते क्रम में लगाओ। बढ़ते। ठीक है, अपवर्तन के, देखिए 6 प्रश्न हो गए इसी से ना। अपवर्तन के बढ़ते और घटते क्रम में लगाओ। यही बोल सकता है इसको तरंगदैर्ध्य के मतलब लैम्डा के बढ़ते या घटते क्रम में लगाओ। एक बार अपन स्ट्रेस करिए। चलिए देखते हैं प्रकीर्णन मतलब देखिए 3 है ना, प्रकीर्णन। ठीक, कौन सा बोल रहा है? अच्छा, प्रकीर्णन का कौन सा क्रम है? पहले हम बढ़ते में लगाते हैं, फिर घटते में लगाएंगे। पहले बढ़ते फिर घटते। ठीक, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है। ग्रीन है, ब्लू है और ऑरेंज है। सबसे प्रकीर्णन मतलब पहले बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, सॉरी भाई, बढ़ते क्रम में तो भी प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका हो रहा होगा? नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रकीर्णन कम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रकीर्णन बढ़ेगा। तो सबसे कम ऑरेंज का होगा, उसके बाद ग्रीन का थोड़ा ज्यादा होगा, और फिर ब्लू का और ज्यादा होगा। तो ये हो गया बढ़ते क्रम। ठीक, घटते क्रम में इसी का उल्टा। ठीक है, इसी का उल्टा मतलब सबसे अधिक ब्लू का होगा, उसके बाद ग्रीन का होगा, और फिर ऑरेंज का होगा। ठीक, देखिए सबसे अधिक ब्लू है, ग्रीन है, फिर ऑरेंज है। तो ये हो गया घटते क्रम, ये हो गया बढ़ते क्रम। ठीक, तो दिक्कत अब हमसे दूसरा बोला है अपवर्तन। अपवर्तन को घटते और बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, बढ़ते और फिर बढ़ते क्रम और फिर घटते क्रम। आपको इसमें 3 नहीं 4 दे दे, 5 दे दे, आप इसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अपवर्तन मतलब सबसे अधिक कौन झुका है, ऐसे समझिए। सबसे अधिक झुका है ब्लू,
तो सबसे ज्यादा अपवर्तन ब्लू का हुआ है, उससे कम ग्रीन और उससे कम ऑरेंज। तो सबसे कम हुआ है ऑरेंज का, उससे ज्यादा हुआ है अपवर्तन ग्रीन का और उससे ज्यादा अपवर्तन हुआ है ब्लू का। ठीक है, यहाँ पर भी वही घटते क्रम में है तो ब्लू ग्रीन ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य का, इसको हम करते हैं मिटार, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है। थर्ड बोला था, ठीक है, तरंग दैर्ध्य पहले सबसे अधिक वाला देख लेंगे और उसके बाद सबसे कम वाला देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य है वो किसका है। तरंग दैर्ध्य उसका अधिक होता है जो फैलता कम है। तो ये सबसे कम फैलेगा, ये थोड़ा ज्यादा फैलेगा, ये सबसे ज्यादा फैलेगा। तो सबसे अधिक बढ़ते क्रम में लगाना है ना, बढ़ते और नीचे घटते, ये लगाना है बढ़ते क्रम में और ये लगाना है घटते क्रम में। ठीक, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, ऑरेंज का, बढ़ते क्रम में। सबसे कम है ब्लू का, उसके बाद होगा ग्रीन का और उसके बाद होगा ऑरेंज का। ब्लू ग्रीन ऑरेंज। घटते क्रम में सबसे ज्यादा होगा ऑरेंज का, फिर ग्रीन का और फिर ब्लू का। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है, चांस बहुत कम है इस तरीके के प्रश्न का। ठीक है, आपसे डायरेक्ट जो आया था उसी में से कोई एक एमसीक्यू के माध्यम से पूछ लेगा। ठीक है, तो होता है आपका ये चैप्टर समाप्त, बच जाता है आपका केवल और केवल न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा कर रहे होंगे। हम निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष से न्यूमेरिकल 1 या 2 कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद एकाध प्रिज्म से करा देंगे, हालांकि आता नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और हाँ, जो पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, देखिए आपके मतलब इस चैनल पर केमिस्ट्री को पूरा पढ़ा दिया गया है, तो आप केमिस्ट्री देख सकते हैं। उसके ग्रीन पेज के क्वेश्चन, उसके ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया गया है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से फिजिक्स का भी देख सकते हैं, जो चैप्टर 1 हो चुका है, और ये जो चैप्टर 2 है, ठीक है, इसको भी आप अभी देखिए, कंटिन्यू रखिए। इसका भी ब्लूप्रिंट, ग्रीन पेज, सारे प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए।